नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि कैसे हमारे शरीर में हमारा मूत्र बनता है। आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, कि कैसे हमारे शरीर में से जो हमारा खून है, ब्लड है, वो फिल्टर होता है, कैसे किडनी काम करती है, कैसे फिल्टर होकर ब्लड में से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है उसका कैसे कन्वर्जन होता है यूरिन में। तो क्या आप उत्सुक हो जानने के लिए? चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास में, अब आप मेरे को बताओ हमारे पास क्या होता है। हमारे पास होता है एक ग्लोमेरुलस, राइट। ये मैं क्या बना रही हूँ? ये मैं बना रही हूँ बाउमन्स कैप्सूल। क्या बना रही हूँ? बाउमन्स कैप्सूल बना रही हूँ। बाउमन कैप्सूल में से निकलती हुई पीसीटी को मैं क्या नहीं कर रही हूँ अभी? पीसीटी को भी मैं कॉन्वोल्यूटेड नहीं कर रही हूँ, जिगजैग नहीं बना रही हूँ। और क्या बना रही हूँ? ये लूप ऑफ हेनले डीसीटी। क्या है ये लूप ऑफ हेनले? डीसीटी। और डीसीटी जाके किससे जुड़ जाएगी? डीसीटी जाकर किससे जुड़ती है? डीसीटी जाकर जुड़ती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। अब ये जो क्या है, ये जो हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बाउमन्स कैप्सूल जो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा जगह बना देते हैं ताकि यहाँ पे ग्लोमेरुलस बन सके, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? चलो, यहाँ पर ये कैपिलरीज हैं, राइट, ये ठीक है, इसको थोड़ा मोटा बना देंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा? यहाँ से आप कहोगे कुछ ज़्यादा ही मैम ने चौड़ा बना दिया, इसको सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा क्या है, ब्लड है, वो यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हमारा ब्लड है वो आ रहा है कहाँ से? एफरेंट आर्टीरियोल से। कहाँ से आ रहा है? एफरेंट आर्टीरियोल से, मतलब एफरेंट आर्टीरियोल से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कैपिलरीज में जब वो आ रहा है, यहाँ पर ब्लड आया, तो यहाँ पर कैपिलरीज होने के वजह से, कैपिलरीज है यहाँ पर, है ना, कैपिलरीज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड जब अपना क्या दे देता है, फिल्ट्रेट उसका सारा निकल जाता है, तो वापस से ब्लड यहाँ आ जाता है। तो ये यहाँ जहाँ आ रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं, आज मुझे लग रहा है कि मैं एरो बनाना भूल गई हूँ कि एरो कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, तो ब्लड वापस कहाँ आ जाता है? ब्लड यहाँ से घूमकर यहाँ पर फिरकर पूरा अपना फिल्ट्रेशन कर कर छनकर कहाँ आ जाता है? वापस बाहर आ जाता है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं इफरेंट आर्टीरियोल। क्या बोल रहे हैं? इफरेंट आर्टीरियोल बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन कैसे होता है? तो सबसे पहली बात तो हमारा ब्लड कैसे फिल्टर हो रहा है, यहाँ हमारा एफरेंट आर्टरियोल में से ब्लड आया, यहाँ पे कैपिलरीज हैं। अब ब्लड कैपिलरी की वॉल में क्या थे? ब्लड कैपिलरी की वॉल में हमने क्या पढ़े थे? छेद पढ़े थे। उन पोर्स को हमने क्या बोला था? फिनेस्ट्रा। क्या बोला था? फिनेस्ट्रा बोला था। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये जो क्या है, एंडोथीलियम है, इसमें क्या है? छोटे छोटे छेद हैं, जिनको हमने क्या बोला था? फिनेस्ट्रा बोला था। और इस फिनेस्ट्रा से क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेट उधर जाता है। साथ ही में बाउमन्स कैप्सूल की विसरल लेयर पे एक अलग से सेल्स बैठे होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं? प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे पैर वाले। क्या बोलते हैं उनको? याद है क्या आप लोग को? याद है क्या जो मैंने पढ़ाया था? जो मैंने पढ़ाए थे ये सेल्स जिनके पास पाँव होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? याद है आप लोगों को? क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स बोलते हैं। क्या है? बाउमन्स कैप्सूल की विसरल लेयर पे, बाउमन्स कैप्सूल की विसरल लेयर पर सेल्स होते हैं, उनका क्या नाम होता है? पोडोसाइट्स। जो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, ये क्या है? ये पोडोसाइट्स हैं, पोडोसाइट्स, राइट। और ये जो छेद है ये क्या है? ये है फिनेस्ट्रा।
तो ये मेम्ब्रेन क्या हुई, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। मतलब एंडोथीलियम एंड विसरल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं दोनों मिलकर, ये बना रहे हैं हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या बना रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इससे कौन छन के जाएगा, इससे हमारा रुधिर, हमारा खून, राइट, छन कर जाएगा। ठीक है, वापस खून तो कहाँ आ जाएगा, खून तो नीचे इधर इफ्रेंट आर्ट्रियोल में आ जाएगा। उसमें से छन कर क्या जा रहा है, उसमें से सारी वो चीज़ें छन कर जा रही हैं जैसे कि हमारे अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, हमारा वाटर, मेजॉरिटी ऑफ वाटर ब्लड में से 15 से 25%, खून में से 15 से 25% फिल्ट्रेट छन जाता है इस तरफ। ठीक है, राइट। अब ये जब छन रहा है, यहाँ पर मान लो ब्लड में से छनकर, चलो ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ब्लड में से छनकर यहाँ पे क्या आ गया, फिल्ट्रेट आ गया, पूरा क्या आया, फिल्ट्रेट आया। वाइट कलर से एरो बनाते हैं, आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ से छना, यहाँ से छना, छन गया, खून पूरा छन गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारे पास फिल्ट्रेट आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया, ब्लड में से जो भी छना है वो यहाँ आ गया, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोल रहे हैं, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। ठीक है, ये ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट आगे कहाँ जाएगा, ये ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट आगे कहाँ जाएगा, पीसीटी में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, लूप ऑफ हेनले में, और फिर डीसीटी में, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। अब ये फिल्ट्रेशन तो सारा हमारा हो गया। ठीक है, अब इस फिल्ट्रेशन में नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है। क्या है, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है। ठीक है, अभी जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर कोई डिसाइड करके नहीं गया कि क्या फिल्टर होना है, कोई डिसाइड करके नहीं गया क्या फिल्टर होना है। तो ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ये कैसा फिल्ट्रेशन है, नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। क्या है, नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन है। मतलब पानी भी छनेगा, राइट, पानी भी छन रहा है, अमाइनो एसिड छन रहे हैं, ग्लूकोज छन रहा है, हार्मोन छन रहे हैं, आयन छन रहा है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, सब छन रहा है, एंटीबायोटिक्स, सारा का सारा विटामिन सब छन के आ जाता है कहाँ पर, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेट में। अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रेगुलेशन नहीं है। क्या नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो कैसा प्रोसेस है ये, नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है। साथ ही में इस फिल्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी नहीं लग रही है। क्या नहीं लग रही है, एनर्जी नहीं लग रही है। तो ये कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, पैसिव है, क्योंकि सब अपने आप छनता जा रहा है। कोई दम लगाने की, कोई जोर लगाने की, कोई ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं लग रही। इट्स अ पैसिव फिल्ट्रेशन, राइट। देन फिर क्या है यहाँ पे, इट इज अ प्रेशर डिपेंडेंट फिल्ट्रेशन। क्या है ये, प्रेशर डिपेंडेंट फिल्ट्रेशन। व्हाट इज इट, प्रेशर डिपेंडेंट फिल्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर कुछ 2-3 प्रेशर खेल रहे हैं। मतलब जो टोटल इफेक्टिव प्रेशर आ रहा है, जो क्या आ रहा है, नेट प्रेशर आ रहा है, वो ऐसा आ रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 तरीके के प्रेशर्स प्ले करते हैं रोल। ठीक है, क्या क्या प्रेशर्स रोल प्ले करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो जो पहला प्रेशर है, जो हमारे पास फर्स्ट प्रेशर आएगा, वो आता है, क्या होता है, जब यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि मैंने जानबूझ के एफरेंट आर्टेरियोल को मोटा बनाया है और इफरेंट आर्टेरियोल को पतला बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया। मतलब आप ऐसा मान लो कि ये एक गली है, ठीक है, एक गली है जो चौड़ी गली है। चौड़ी गली कहाँ जा रही है, थोड़े से एरिया के बाद कहाँ जा रही है, पतली गली बन रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाम लग जाएगा, क्योंकि चौड़ी गली में से तो ज्यादा खून आ रहा है, लेकिन आगे वाली गली सकरी है। क्या है, सकरी है, नैरो है, कम है डायमीटर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस ग्लोमरुलर रीजन में क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाम लग जाएगा।
तो ऐसा ही होता है कि जब ब्लड यहाँ से काफ़ी सारा आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर छोटा है, तो काफ़ी सारा ब्लड यहाँ पे रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, ग्लोमर्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बनेगा, ग्लोमर्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो इफरेंट आर्टेरियोल है उसका डायमीटर कम है। ठीक है, तो उतना ब्लड जा नहीं पाएगा जितना ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा है। ठीक है, तो ब्लड कहाँ जमा हो जाएगा या कहाँ रुकेगा थोड़ी देर के लिए, ग्लोमर्यूलस में रुकेगा। ठीक है, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू होती है 60 mmHg। क्या होती है, 60 mmHg होती है। ठीक है, एक प्रेशर ये है। ये प्रेशर कैसा होता है, दिस प्रेशर, चलो पहले प्रेशर्स की बात कर लेते हैं। एक प्रेशर ये है। ठीक है, अब इस प्रेशर से क्या होगा, धक्का लगेगा कि फिल्ट्रेट तू बाहर जा, फिल्ट्रेट तू बाहर जा। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये फिल्ट्रेशन के लिए सपोर्टिव है। फिल्ट्रेशन के लिए कैसा है, फिल्ट्रेशन के लिए सपोर्टिव है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होने में मदद करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये हो गया ग्लोमर्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब क्या होता है, दूसरा एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं बी कॉप, मतलब ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में हम कई बार और आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, बी कॉप। अब ये बी कॉप क्या होता है, आपके ब्लड में क्या होता है, बहुत सारे कोलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड में काफ़ी सारे कोलॉइड्स होते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये आपका क्या है, ब्लड है। अब इस ब्लड में क्या है, काफ़ी सारे कोलॉइडल सब्सटेंसेस हैं। क्या है, मान लीजिए काफ़ी सारे इसमें कोलॉइडल सब्सटेंसेस हैं। ये कोलॉइडल सब्सटेंसेस क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें कोलॉइडल सब्सटेंस का, तो उसमें है एक एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये कोलॉइडल सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ये अपने साथ में क्या करते हैं, पानी को पकड़ के रखते हैं और बाहर नहीं जाने देते ब्लड से। पानी को, वाटर को क्या करके रखते हैं, ये जकड़ के रखते हैं और फिल्टर नहीं होने देते, ब्लड में से अलग नहीं होने देते। अब अगर ये पानी को ही बाहर नहीं जाने देंगे तो क्या फिल्ट्रेशन हो पाएगा पानी का। मतलब आपको जाना है कमरे से बाहर, लेकिन आपको आपकी दोस्त ने पकड़ के रखा हुआ है, तो आप कमरे के बाहर जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो वैसे ही ये जो कोलॉइड्स होते हैं, ये जो क्या होते हैं, ये जो कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये जो कोलॉइडल सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसका क्या लिया है, एल्ब्यूमिन लिया है। जो कोलॉइड्स होते हैं, इन कोलॉइड्स के साथ में कौन जुड़ जाता है, वाटर जुड़ जाता है, और ये कोलॉइडल सब्सटेंसेस पानी को पकड़ के रखते हैं, पानी को छनने नहीं देते। तो इसकी वजह से क्या प्रेशर बनता है, इसकी वजह से प्रेशर बनता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी बात समझ आ गई। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 30 mmHg। क्या वैल्यू होती है, 30 mmHg। ठीक है, तीसरा हमारे पास प्रेशर होता है जब फिल्ट्रेट आ गया, जब ग्लोमर्यूलस में से फिल्ट्रेट यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा, एक प्रेशर ऐसा लगेगा कि फिल्ट्रेट अभी यहाँ पर है, तो यहाँ से ग्लोमर्यूलस से आने वाले और फिल्ट्रेट को वो रोकेगा कि भाई मैं बैठा हूँ, तू कैसे आ रहा है, भाई मैं बैठा हूँ, तू कैसे आ रहा है, राइट। तो क्या होगा, ये आएगा लेकिन इसके ऊपर उल्टा प्रेशर लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है, उल्टा प्रेशर लग रहा है। ठीक है, राइट। तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को हम बोलते हैं इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को हम बोलते हैं कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या हो रहा है, कैप्सूल में लग रहा है, बॉमन्स कैप्सूल में लग रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू है 20 mmHg। ठीक है, ये तीन प्रेशर्स है, इन्हीं तीनों प्रेशर पे
आपका यहाँ जो क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो इसलिए क्या बोला गया है, प्रेशर डिपेंडेंट फिल्ट्रेशन बोला गया है, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन तीनों प्रेशर्स पे क्या है, निर्भर करता है। इन तीनों प्रेशर्स पे क्या करता है, निर्भर करता है। अब ये सारे प्रेशर्स हैं, ये सब क्या हैं, प्रेशर्स हैं, ठीक है, प्रेशर्स, राइट, ओके। ये क्या है, ये है GHP, राइट, ये क्या है, BCOP, और ये क्या है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर्स हैं, ये प्रेशर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक जो क्या करे, सपोर्ट करे, मतलब पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव किस लिए, पॉजिटिव प्रेशर मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने में मदद कर रहा है। नेगेटिव प्रेशर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने से क्या हो रहा है, रोक रहा है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने से रोक रहा है मतलब उसके अगेंस्ट, उसको अपोज कर रहा है। जो पॉजिटिव प्रेशर है वो कौन सा है, वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब ये तो क्या है, पॉजिटिव है। 60 mmHg, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है बहुत। जो नेगेटिव प्रेशर है वो कौन सा है, BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि 30 mmHg है, ये नेगेटिव है, राइट। और कौन सा है हमारा, CHP, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्या है, ये भी नेगेटिव है, ये भी अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है किसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चाहता नहीं है कि ये होए। क्या नहीं चाहता कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होए। अब इन सारे प्रेशर्स को हम मिलाकर देखते हैं, इन सारे प्रेशर्स को हम मिलाकर देखते हैं कि क्या जो हमारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, क्या है जो हमारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, मतलब EFP, वो क्या है। पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 60 mmHg, राइट। अब क्या है, माइनस आया, माइनस क्या है, माइनस की दो वैल्यूज है, 30 और इसको मिला देंगे किसके साथ में, 20 के साथ में। तो क्या हुआ, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर्स है और दोनों नेगेटिव प्रेशर्स को हम जोड़ देते हैं। तो 60 - 30 + 20 50 इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 10 mmHg की। क्या आ रही है, तो हमारा नेट प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हुआ, पॉजिटिव में आया। और पॉजिटिव में आना मतलब क्या होएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होएगा। क्या होएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा होएगा, सपोर्ट। तो मतलब इतने सब प्रेशर्स के बाद भी 10 mmHg के प्रेशर से हमारा क्या होएगा, फिल्ट्रेशन सपोर्टिव है, ठीक है। थ्योरी पढ़ ले, चलिए। इन द स्मॉल आर्टरीज एंड एफरेंट आर्टेरियोल्स द प्रेशर इज 100 mmHg। एफरेंट आर्टेरियोल में जो प्रेशर आ रहा है ब्लड का वो 100 mmHg से आ रहा है, ठीक है। अब जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मतलब ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर है वो कितना है, ब्लड प्रेशर है जो कितना है ग्लोमेरुलस में, दैट इज अबाउट 60 mmHg। क्या है, 60 mmHg है। और ये क्यों है, क्योंकि जो आगे इफरेंट आर्टेरियोल है उसका डायामीटर क्या है, छोटा है, इसलिए क्या हो रहा है, खून का प्रेशर लग रहा है ग्लोमेरुलस में, राइट। अब क्या हो रहा है, नाउ ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा प्रेशर कौन सा है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स। कौन है, जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं। जैसे कि हमने किसका एग्जाम्पल लिया, हमने लिया एल्ब्यूमिन का एग्जाम्पल। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, पानी को पकड़ के रख लेते हैं। क्या करते हैं, पानी को पकड़ के रख लेते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं और उनको जाने नहीं देते, तो फिल्ट्रेशन नहीं होने देते। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर, क्योंकि इस फिल्ट्रेट में, ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस फिल्ट्रेशन में कौन कौन नहीं जाता, प्रोटीन्स और फैट्स नहीं जाते। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स और फैट्स नहीं जाते हैं, तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो पानी को पकड़ के रख लेते हैं। सो इसलिए क्या होता है, पानी ट्रांसफर नहीं होने देते, फिल्ट्रेशन नहीं होने देते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ओके, देन इट इज अबाउट 32 mg। क्या है, 32 mg है। इसका रेंज आप पेपर में कई बार देखोगे, कई बार ये आपको 30 mmHg भी मिलेगा, कई बार ये आपको 32 mmHg भी मिलेगा, और कई बार ये आपको 28 mmHg भी मिलेगा। तो आपको रोना नहीं है वहाँ पर कि कैलकुलेशन गलत आ रही है या आंसर हमारे को मिल नहीं रहा है, उसकी आपको आसपास की वैल्यू देखनी है। ये चीज़ आपको पेपर के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अलग करके दिखाया, ताकि आप जब यहाँ अलग करो तो आपको एकदम से शॉक लगे और मैं उस शॉक का आपको सुझाव दे सकूं कि यहाँ पर अगर आपको 32 दिख रहा है तो घबराने की बात नहीं है, पेपर में भी अगर आपको 32 दिख रहा है तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आपको ये 32, 30, 28 तीनों वैल्यूज में से कुछ भी मिल सकता है, राइट। अब हम आते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जो फिल्ट्रेट उस तरफ से लगा रहा है कि भाई तू और फिल्टर मत कर, वो भी नेगेटिव प्रेशर है। सो प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन, प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो प्रेशर लग रहा है by the filtrate in Bowman's capsule during filtration, by the filtrate, right, by the filtrate in the Bowman's capsule during filtration, this also opposes, ये भी कैसा है, ये भी नेगेटिव प्रेशर है, ये भी क्या है, नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है। ये भी अपोज करता है एंड रिप्रेजेंट्स अ बैक प्रेशर ऑफ अबाउट 18 mmHg। अब देखो यहाँ पर भी वैल्यूज आपको क्या क्या मिल सकती है, 18 mm भी मिल सकती हैं, Hg भी मिल सकती है, 20 mmHg भी मिल सकती है, और 22 mmHg भी मिल सकता है कुछ कुछ केसेस में, ठीक है। चलो, सो दस बोथ BCOP दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपोज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड आर कॉल्ड अपोजिंग फिल्ट्रेशन प्रेशर्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अपोजिंग फिल्ट्रेशन प्रेशर्स बोलते हैं, ठीक है। कहाँ गया वो, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या है, यहाँ पर E लिख दिया है फिल्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन में से E हटा लेंगे, इसको मैं ठीक ही कर देती हूँ आपके लिए, FILTR फिल्ट्रेशन, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया है, यहाँ से भी हम सही कर देते हैं और इसको कर देते हैं FILTR, ठीक है। फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे सब जगह सही है। चलो यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव प्रेशर है और दो नेगेटिव प्रेशर्स है, और इनका हम क्या निकाल रहे हैं, इनका हम एक इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन की चेक कर लेते हैं स्पेलिंग, यहाँ पर भी हमने E लगा दिया है, जबकि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए FILTR फिल्ट्रेशन, यहाँ पर भी E है FILTR ATION, ठीक है। सब जगह हो गया, सब जगह हो गया। फिल्ट्रेट को यहाँ पर सही कर देते हैं हम, फिल्ट्रेट को यहाँ पर हम सही कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया FILTR फिल्ट्रेट। इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, अब हमारे पास आता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या आता है हमारे पास, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आता है। सो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर, सारे प्रेशर को हमने जोड़ दिया, टोटल प्रेशर है दैट प्रमोट्स फिल्ट्रेशन इज डिटरमिन्ड एज फॉलोज। EFP क्या हुआ, GHP माइनस BCOP प्लस CHP, 60 माइनस 32 प्लस 18, 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 10 mmHg। तो ये वैल्यू भी कई बार आपको कैसे दे सकते हैं, 10 mmHg भी मिल सकता है, 15 mmHg भी मिल सकता है, राइट। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आप इस फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज को लगाते हो तो क्या आंसर आता है, ठीक है। रोना नहीं है, घबराना नहीं है पेपर में, ठीक है। समझ आ गई कॉन्सेप्ट। सो दस द प्रेशर ऑफ 10 mmHg causes a normal amount of blood plasma to filter from the glomerulus into the glomerular capsule। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब ये आपके पास एक मैं डायग्राम भी ले आई हूँ। क्या डायग्राम है, पहले तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे छोटा डायमीटर है, ये क्या है, ये है हमारी इफरेंट आर्टीरियोल, ये क्या है हमारी, जहाँ से आ रहा है हमारा ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल है।
यहाँ से ब्लड आ रहा है, जब ब्लड आ रहा है तो ये जो पर्पल वाला है, ये जो पर्पल वाला है एरो, ये क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। 60 mmHg वाला है तो बाहर जाने का प्रेशर ज़्यादा है। ब्लड कोलॉइडल प्रेशर क्या है, जो ब्लड कोलॉइडल प्रेशर है वो यहीं पे लग रहा है, क्या है, यहीं पे लग रहा है, जो कि रोक रहा है आपको, नेगेटिव उल्टी दिशा में आपको लेकर जा रहा है। कहाँ लेकर जा रहा है, उल्टी दिशा में लेकर जा रहा है कि फिल्ट्रेशन ना होए। कैप्सूलर प्रेशर भी ये कह रहा है, जो ये ग्रीन एरो है जो ये कह रहा है कि भाई तो फिर से क्या फिल्ट्रेशन नहीं होएगा। तो इन सब को निकाल के हमने क्या निकाला है, नेट आउटवर्ड प्रेशर या फिर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाला है। इतनी बातें समझ आ गई। उम्मीद करती हूँ आपको ये फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन प्रेशर्स अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की। क्या होता है फिल्ट्रेशन रेट? अगर हम नाम से भी सोचें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो क्या होएगा, जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हर मिनट बन रहा है। रेट जैसे ही लग जाता है ना, क्या लग जाता है, जैसे ही नाम लग जाता है रेट का, मतलब जो काम हो रहा है उसमें एक एलिमेंट जुड़ जाएगा टाइम का। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या, फिल्ट्रेशन क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मतलब क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनना, ग्लोमेरुलर क्या बनना, फिल्ट्रेट बनना। अब ये रेट बोल रहे हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर मिनट, एक मिनट में कितना बन रहा है, कितना बन रहा है एक मिनट में। सो क्वांटिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फाउंड ईच मिनट इन ऑल दी नेफ्रॉन्स, सारे नेफ्रॉन्स में, दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स में मिलाकर जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है एक मिनट में। मतलब ये एक किडनी है, इसमें जितने नेफ्रॉन्स हैं, साथ में ये दूसरी किडनी है, इसमें जितने नेफ्रॉन्स हैं, इन दोनों किडनीज के नेफ्रॉन्स ने मिलकर जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया है, कितना बनाया है एक मिनट में, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। समझ आ गई? अब नॉर्मली एक किडनी में, नॉर्मली क्या होता है, एक किडनी में जो रेट होती है वो होती है 125 ml, 125 ml जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है 125 ml पर मिनट, पर मिनट। अगर हम इसका पर डे निकालें, अगर हम इसका पर डे निकालते हैं तो मतलब एक दिन में हमारे पास कितना, 24 घंटे होंगे, कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे, कितने होंगे, 24 घंटा मल्टीप्लाइड बाय एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1440 मिनट्स होंगे। अब 1440 मिनट में से हर मिनट में 125 ml निकल रहा है। तो क्या होएगा, एक मिनट में कितना निकल रहा है, 125 ml निकल रहा है। तो 1440 मिनट्स में कितना निकलेगा, गुणा करो, 125 गुणा 1440 क्या आएगा, 1,80,000, क्या आएगा, 1,80,000 ml, ये ml ही आएगा ना, क्या आएगा, 1,80,000 ml आएगा। अब इस ml को अगर हम लीटर में चेंज करते हैं तो किससे इसका भाग दोगे, 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 लीटर कितना ml होता है, 1000 ml होता है। 3 शून्य यहाँ से कटे, यहाँ से कटे, कितना बचा, 180 लीटर, कितना बचा, 180 लीटर। मतलब एक दिन में दोनों किडनीज मिलाकर 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाती हैं। कैलकुलेशन समझ आ गई, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। कोई तो कंफ्यूजन नहीं है इस गणित में। चलो अब हम आते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हुआ कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना टोटल रीनल प्लाज्मा में से, मतलब कितना रीनल प्लाज्मा का हिस्सा, कितना रीनल प्लाज्मा में से क्या बना, फिल्टर होके उस तरफ गया, जो मैंने आपको क्या बताया 15 से 20% के करीब आता है। ठीक है, तो आगे अगर हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं, क्या रेशियो रहेगा, क्या रेशियो रहेगा रीनल प्लाज्मा का फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आएगा ऊपर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो
डिवाइड मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। सो 125 ml पर मिनट डिवाइड करेंगे कि ये रीनल प्लाज्मा की वैल्यू क्या है पर मिनट की, 650 ml पर मिनट, राइट। अगर करा डिवाइड भाग दिया तो क्या आ रहा है, अराउंड 19% आ रहा है, ठीक है। सो द नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन वैरीज फ्रॉम 15 to 20%, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। अब बना ले मूत्र, बना ले, ठीक है। तो अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे। किस पे आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ। चलो अब हमारे को क्या बनाना है, जो यूरिन फॉर्मेशन है क्या होता है उसमें, ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, सेलेक्टिव होता है रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है, ठीक है। अभी ये क्या है, यूरिन बनने का कह रहे हैं, ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट बनने का नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेलेक्टिव। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट बनने का प्रोसेस क्या सेलेक्टिव है या नॉन सेलेक्टिव, तो आप क्या बोलोगे, नॉन सेलेक्टिव होता है। कैसा होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, ठीक है। चलो डायग्राम बना लें क्या पे, चलो जी, ये आपको बिना डायग्राम के समझ नहीं आएगा, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पर आ जाते एक नई स्लाइड पे, ठीक है। अब क्या है, हमारे को फिर से बनाना है बोमन्स कैप्सूल, राइट। बोमन्स कैप्सूल हमारे को यहाँ पे फिर से बनाना है, ठीक है। अब क्या है, मैं सीधा सीधा बनाऊंगी। सीधा क्या है, ये पीसीटी है। पीसीटी जब नीचे झुक कर जाता है तो क्या बनता है, लूप ऑफ हेनले बनता है। लूप ऑफ हेनले फिर निकलता है यहाँ से तो ऊपर जाता है तो क्या बनाता है, डीसीटी बनाता है। और डीसीटी जब बनाता है तो वो डीसीटी किस में जाके जुड़ जाती है, अब तक तो यार आपको रट जाना चाहिए ये डायग्राम, है ना, कलेक्टिंग डक्ट बन जाती है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारा, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से हमारी आ रही है एफरेंट आर्टीरियोल। क्या आ रही है, एफरेंट आर्टीरियोल, राइट। पतला डायमीटर मोटा डायमीटर, सही है, कोई गुंजाइश तो नहीं है, किसी प्रकार से तुम उदास तो नहीं हो, ठीक है। ये है हमारी एफरेंट आर्टीरियोल, ये है हमारी एफरेंट आर्टीरियोल। ये ग्लोमर्यूलस है हमारा बीच में जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। किसकी मदद से हो रहा है, फेनेस्ट्रा और पोडोसाइट्स की मदद से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट, ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा डायग्राम बनने वाला है, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट, ठीक है। आर नहीं लगाते, रेट हो जाएगा। चलो तो ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट में मतलब ब्लड जब यहाँ से आया तो जो जो यहाँ देखकर जाएगा उसकी बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, उसकी कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं जो ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या क्या छनकर आया इसमें से, चलो तो क्या क्या छनकर आया इसमें से, सबसे पहले बड़ी चीज क्या छनकर आएगी, H2O। बेटा मैं कह रही हूं अभी अगर ध्यान से सुन लिया ना तो ये समझ आ जाएगा, नहीं तो तुम क्या करोगे, किताबें पढ़ते रहोगे लेकिन समझ नहीं आएगा। तो एक बार ध्यान से नजरें गड़ा के यहाँ पर देख लो, ठीक है। क्या है, पानी है, पानी छनेगा। पानी के साथ साथ क्या छन रहा है, हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, खाने में क्या आता है, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज भी छन जाएगा। क्या छन जाएगा, ग्लूकोज भी छन जाएगा। अमाइनो एसिड्स खाते हैं हम, अमाइनो एसिड्स भी छन जाएंगे। क्या छन जाएंगे, हमारे अमाइनो एसिड्स भी छन जाएंगे। अब हम प्रोटीन्स भी खाते हैं, फैट्स भी खाते हैं, लेकिन प्रोटीन और फैट्स छनते नहीं हैं। प्रोटीन्स का जो साइज होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो यहाँ से छन नहीं पाता है, यहाँ से छन नहीं पाता है। तो प्रोटीन और फैट्स हमारे को ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट में नहीं मिलेंगे। और हमारे को क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, हमारे को Na+ मिल सकता है, Cl- मिलेगा, और क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा, Mg+2 मिलेगा। क्या मिलेगा, Mg+2 मिलेगा, ठीक है। K+ मिलेगा, उसके साथ में क्या मिलेगा, कैल्शियम+2 मिलेगा, H+ आयंस मिलेंगे। और क्या मिलेंगे, H+ आयंस मिलेंगे। साथ ही में कौन से आयंस मिलेंगे, HCO3- के आयंस मिलेंगे। HCO3- के आयंस, सल्फेट के आयंस, फॉस्फेट के आयंस।
क्या मिलेंगे? ये सारे आयंस मिलेंगे जो इस तरफ छनेंगे, ठीक है। इसके साथ में हमारे को नाइट्रोजनस वेस्ट सारे मिलेंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, यहाँ पे आयंस में आप NH4+ भी लिख सकते हो, NH4+, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्या क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, ये सब क्या है? ये सब छन रहे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन। और हम क्या खाते हैं न्यूट्रिएंट्स में? वाइटामिन। क्या खाते हैं? वाइटामिन। मतलब मेजरली हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम यहाँ बात करें, विटामिन सी की अगर हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की, तो वो भी छन के जा रहा है, ठीक है। और क्या बचे? ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, वो भी छन गई हैं। ड्रग्स होती हैं जो एंटीबायोटिक्स आप लेते हो, वो भी क्या हो गई हैं? ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट में छन गई हैं। क्या हो गई हैं? ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट में छन गई हैं। ये सारी चीजें खून में से छनकर यहाँ आ गई हैं, ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट में आ गई हैं। अब ये फिल्ट्रेट कहाँ मूव करेगा जी? ये फिल्ट्रेट कहाँ मूव करेगा? ये फिल्ट्रेट मूव करेगा आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। कहाँ करेगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में हमने कैसे सेल्स पढ़े थे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में हमने कैसे सेल्स पढ़े थे? जल्दी से याद करके मुझे बता दो। क्या हमने क्यूबॉइडल सेल्स पढ़े थे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाले, क्या हमने क्यूबॉइडल सेल्स पढ़े थे? कैसे सेल्स बनाए थे हमने? और जिनके पास क्या था? ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई विद लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल्स याद आ गए? तो पीसीटी कैसे सेल्स से लाइंड है? पीसीटी कैसे सेल्स से लाइंड है? पीसीटी लाइंड है विद क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैविंग ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई विद लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब यहाँ पर एनर्जी का काम होने वाला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने वाला है, लेकिन किसका? ये हम देखेंगे। चलो, अब क्या हो रहा है? जो वाटर है, राइट, जो वाटर है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ड्रग्स एंटीबायोटिक है, वाइटामिन हैं, इनका क्या होएगा? रीएब्जॉर्प्शन होएगा। क्या होएगा? रीएब्जॉर्प्शन होएगा, ठीक है। तो एक बात हम पहले यहाँ पर कर लेते हैं कि जो हमारा क्या है, जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है, जो क्या है हमारा यूरिन फॉर्मेशन है, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले बताना भूल गई, पर इससे क्या होगा? आसानी होगी आपको समझने में। जो आपका यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा या पहला स्टेप क्या है? ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपके पास में ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन, मतलब ग्लोमर्यूलर में ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप है। अब इस पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है? जब क्या होता है हमारा फिल्ट्रेट कहाँ जाता है? पीसीटी में जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? क्योंकि पीसीटी के पास में ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई वाले सेल्स बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे? रीएब्जॉर्प्शन करेंगे। उनका काम क्या है? रीएब्जॉर्प्शन करने का। तो क्या होएगा? उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो भी छन के आ गया, मतलब क्या है? जो छनाव यहाँ पर हो रहा है ब्लड का, जो यहाँ पर छनकर ब्लड से आ रहा है, ये बिल्कुल ही नॉन सेलेक्टिव है, सब कुछ छन के आ जाता है। दवाइयाँ, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स जो भी है सब छन के आ रहा है। वाइटामिन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सारे आयन सब छन कर यहाँ आ जाता है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं है ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन में। क्या है? ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का सिलेक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि ये आएगा या ये नहीं आएगा, एक्सेप्ट प्रोटीन्स एंड फैट्स का, क्योंकि उनके साइज बड़े होते हैं। तो क्या है? ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन होने के बाद में अब क्या है? अब नेफ्रॉन दिमाग लगाना चालू करता है कि भाई इतनी सारी मैं चीज़ें छान के तो ले आया, अब इसमें कितनी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर के काम की है। आपने इतनी मेहनत से खाया ग्लूकोज, भर भर के खाना खाया, भर भर के आपने अमीनो एसिड्स खाए, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है? वो तो जा रहे वेस्ट,
विटामिन्स खाए, वो जा रहे हैं वेस्ट यूरिन में। क्या जाने दे सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। उनको हम क्या करेंगे? उनको हम वापस से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से निकालेंगे। कौन निकालेगा? हमारा पीसीटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें कौन कौन आता है? इसमें पीसीटी आता है, लूप ऑफ हेनले आता है, और स्ट्रेस कंडीशंस में डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट भी आ जाते हैं। स्ट्रेस कंडीशंस में डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट भी आते हैं, इसलिए उनके पास माइक्रोविलाई कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। याद आई बात? चलो, अब क्या है? ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। रीअब्जॉर्प्शन हमने कर लिया। कई बार क्या होता है? कई बार होता है कि हमारे पास में जब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा हो, जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, तो कुछ गंदी चीज़ें हमारे ब्लड में रह जाती हैं, जो क्या होता है? छन नहीं पाती। जैसे कि हमारा पीएच, जिसकी वजह से, जिन गंदी चीज़ों की वजह से, जिन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से हमारे ब्लड का पीएच ऊपर नीचे हो सकता है, उन चीज़ों को वापस ब्लड कहाँ डाल जाता है? वापस ब्लड कहाँ डाल जाता है? ट्यूब्यूल्स में डाल जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बोलते हैं। इनमें कौन आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में? इनमें आते हैं हमारी दो चीज़ें, दो सॉल्ट्स आते हैं। अब ये जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है, ये क्या होता है? पीएच मेंटेन करने के लिए होता है। किसका पीएच मेंटेन करना है? हमारे को ब्लड का पीएच मेंटेन करना है। ब्लड का पीएच किसकी वजह से चेंज होता है? H+ आयंस की वजह से। ब्लड का पीएच किसकी वजह से चेंज होता है? H+ आयंस की वजह से चेंज होता है। और ब्लड में से हमारे को क्या निकालना होता है? NH4+ भी निकालना होता है। और हमारे को क्या निकालना होता है? K+ आयन भी निकालना होता है। तो क्या होता है? जो ब्लड है, जहाँ पर हमने जा रहा है ब्लड, हमारी वासा रेक्टा में, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में, वो आके क्या करती हैं? वो आके इन ट्यूब्यूल्स को ये तीनों आयंस वापस दे देती हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बोल रहे हैं। अब ये क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप। ये स्टेप हमने देख लिया, कि फिल्ट्रेट हो गया। अब हम किस पे आएंगे? हम आएंगे ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन पे। किस पे आएंगे? ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन पे आएंगे। मतलब यहाँ क्या होने वाला है? हमारा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है। किस में से रीएब्जॉर्प्शन होएगा? ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है, इसमें से चीज़ों को वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसमें से चीज़ों को वापस क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। चलो अब देख ले किस किस को वापस एब्जॉर्ब किया जा रहा है और किस किस को जाने दिया जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी? सबसे पहले हम देखते हैं पानी पैसिवली एब्जॉर्ब होएगा। कैसे एब्जॉर्ब होएगा? थ्रू ऑस्मोसिस। किससे एब्जॉर्ब होएगा? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन है, क्या है? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होएगा। किससे होएगा? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होएगा। अगर ग्लूकोज जा रहा है तो ग्लूकोज के साथ और कौन जाता है हाथ पकड़ के? Na+ भी जाता है। Na+ का क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। होता है कि नहीं होता है? क्लोराइड आयंस भी जाएंगे, Na+ जाएगा तो, राइट। ये सारे आयंस वापस से यहाँ पर क्या हो जाएंगे? रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट, ये सारे आयंस क्या है? रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब क्या आ रहे हैं हम? यहाँ पर हमारे पास क्या यूरिया होगा? यूरिया तो टॉक्सिक है, यूरिक एसिड टॉक्सिक है, क्रिएटिनिन ये सब क्या है? ये सब हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और क्या एब्जॉर्ब होएगा? यहाँ पे विटामिन्स एब्जॉर्ब होंगे। क्या होएगा? एस्कॉर्बिक एसिड एब्जॉर्ब होएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा था हमने? ड्रग्स को जाने देंगे। ड्रग्स को क्या होएगा? जाने देंगे। कभी कभार आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हो, उसके बाद जब आप मूत्र विसर्जन करने जाते हो, तो
तो क्या होगा, आपको एंटीबायोटिक की कड़वी कड़वी खुशबू आती है, महक आती है। क्यों? क्योंकि आपके नेफ्रॉन्स ने फिल्ट्रेट में से एंटीबायोटिक को यूरिन में डाल दिया है। इससे आप याद रखोगे कि एंटीबायोटिक्स रीएब्जॉर्ब नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? रीएब्जॉर्ब नहीं होती हैं। ठीक है, तो सारा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, हमारा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हमारा हो रहा है हमारी पीसीटी में। तो इसको हम एक बढ़िया कलर से लिख लेते हैं कि जो हमारी पीसीटी है उसमें क्या हो रहा है? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। इतनी बात समझ आ गई? अब हम आते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। कहाँ आ रहे हैं हम? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आ रहे हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जब हम आ रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये वाली है ना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लिख दें यहाँ पे, ये है हमारी डिसेंडिंग DLH, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज ओनली परमिएबल टू वाटर। मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर आ सकता है? पानी बाहर आ सकता है। ना कोई सॉल्ट आएगा, ना कोई विटामिन आएगा, ना कोई हार्मोन आएगा, ना कोई ग्लूकोज आएगा, ना कोई अमाइनो एसिड आएगा। सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से क्या आएगा? पानी बाहर आएगा। लिख लो इसको। क्या लिखोगे कि यहाँ पे जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज व्हाट? इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स। पहले लिखो ओनली परमिएबल, किसको आने देती है? सिर्फ परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स। क्या? इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट्स बाहर नहीं आ सकते, सॉल्ट्स बाहर नहीं आ सकते। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब हम क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? सारा पानी बाहर जा रहा है। सारा पानी कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो अंदर क्या होएगा? अंदर क्या होएगा? सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्या होएगा? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी कि यहाँ से सारा पानी बाहर आ गया है, तो ये कैसी कंडीशन है? कैसी कंडीशन है? जब बाहर आपके क्या है? आपके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है? जो पानी है वो सारा आपसे बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। यहाँ पे पानी की मात्रा कम हो गई है। तो ये कैसा कंडीशन है? जो ब्लड प्लाज्मा है वो कैसा कंडीशन है? वो सारा पानी खींच रहा है, तो ये कंडीशन है हाइपरटोनिक कंडीशन। कैसा कंडीशन है ये? ब्लड प्लाज्मा कैसा है? हाइपरटोनिक है। सारा पानी चूस लिया ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट में से, मैक्सिमम पानी क्या किया? चूस लिया। कहाँ से? ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट में से। तो कैसा है ब्लड प्लाज्मा? ब्लड प्लाज्मा इज हाइपरटोनिक टू दी ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट। अभी हम यहाँ की बात करें, अभी हम अगर यहाँ की बात करें, पीसीटी की अगर हम बात करते हैं, तो पीसीटी में सारा रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद, पीसीटी में सारा रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद भी जो यहाँ पे ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये ऑस्मोलैरिटी रहती है ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट की। और जो ब्लड आ रहा है, जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? वो भी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इन दोनों की क्या है? इन दोनों की क्या है? इन दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम है। तो कैसी कंडीशन होगी? आइसोटोनिक कंडीशन होगी। क्योंकि ना पानी, मतलब पानी जितना आ जाएगा उतना ही वापस आ जाएगा, जितने सॉल्ट्स एक्सचेंज होंगे उतने ही वापस भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो कैसी है?
आइसोटोनिक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? आइसोटोनिक। कहां पर? पीसीटी में आइसोटोनिक कंडीशन हो गई है। इतनी बात समझ आ गई? अब यहां पे क्या हो रहा है? सारा पानी बाहर आता जा रहा है, तो नीचे क्या हो रहा है? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। यहां पर अभी 300 है, यहां पर क्या है? 300 है। कोई और कलर ले लें क्या भाई? नीला ले लेते हैं, चलो। यहां पर अभी आपकी क्या है? 300 है, ठीक है। फिर जब थोड़ा नीचे आओगे तो क्या हो जाएगी? 400 हो जाएगी, क्योंकि पानी जा रहा है। 400 के बाद क्या हो जाएगी? 600 हो जाएगी, क्योंकि और पानी गया। 600 के बाद 800 और पानी चला गया। 800 के बाद 1000, क्या है? 1 2 3 1000 ही दिख रहा है ना, 1000। और जब आप नीचे यहाँ आ जाओगे तो यहाँ आपकी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इतनी बात समझ आ गई? अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इससे आपको हाईलाइट करके दिखा सकती हूँ। चलो ट्राई करके देखते हैं कि हाईलाइट होता है या नहीं होता। ये देखो, हो रहा है, ठीक है। कलर चेंज हो रहा है पर पीछे का दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या है? आपकी ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है। इसके ऊपर डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं हम। इसके ऊपर हम डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये पहले ऑस्मोलैरिटी थी 300, ऑस्मोलैरिटी फिर हुई 400 क्योंकि पानी गया बाहर, फिर ऑस्मोलैरिटी हुई 600, फिर ऑस्मोलैरिटी हुई 800, फिर ऑस्मोलैरिटी हुई 1000, और फिर लास्ट में ऑस्मोलैरिटी, इस लास्ट लूप में जो नीचे बेस है लूप का, उसमें क्या हो गई? ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, क्योंकि बहुत सारा पानी बाहर निकल चुका है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। अब क्या होगा? जब हम मूव करेंगे कहाँ? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ये क्या चालू हो गया? ये है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको वाइट कलर से लिखते हैं, चलो। ये है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है कि नहीं है? तो ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, नाउ दिस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज नॉट परमिएबल टू वाटर। यहाँ से कोई पानी बाहर नहीं जाएगा। ओनली एंड ओनली सॉल्ट्स। क्या जाएंगे बाहर? ओनली एंड ओनली सॉल्ट्स। क्या निकलेगा यहाँ से? Na+ निकला, Cl- निकला, कैल्शियम +2 निकला, मैग्नीशियम +2 भी निकल गया। सब निकल गए, सारे सॉल्ट्स निकल गए बाहर, सारे सॉल्ट्स बाहर निकल गए, ठीक है। कहाँ से निकल गए? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। इसका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का कलर चेंज कर देते, दिखाई नहीं दे रहा, वाइट में कैमोफ्लेज हो गया। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले only and only permeable to salts and not permeable to water। तो यहाँ पर कोई भी पानी का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है? ओनली सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई? अब तो क्या हुआ? सब जगह हमने देख लिया, सब जगह हमने क्या देख लिया? कैसे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। पीसीटी में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। और मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? लूप ऑफ हेनले में हो रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर डीसीटी की बात करते हैं तो जो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा, उसमें मैक्सिमम काम किसका होता है? पीसीटी का और लूप ऑफ हेनले का काम होता है। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट तो तब आते हैं जब बॉडी में किसी प्रकार का स्ट्रेस हो। मतलब या तो आपने पानी कम पीना चालू कर दिया, तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी आपके शरीर में जितना पानी है उसको बचाने की कोशिश करती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है। तो जब अगर क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ से? अगर ऐसी कंडीशन आती है कि डीसीटी में से भी क्या? डीसीटी में से भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है,
क्लोराइड माइनस आयंस का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब इन सब का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, HCO3 माइनस का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, DCT में से ये सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, साथ ही में यहाँ पे यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है? ये इसलिए होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए कि आपके यूरिन में पानी की मात्रा को कम किया जाए। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म भी आज हम पढ़ेंगे। यूरिया यहाँ से बाहर जाने लगता है, तो जब DCT और CD कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो जब ये आते हैं काम में, जब इनका रीएब्जॉर्प्शन चालू होता है, मतलब आपका बॉडी क्या है? किसी तरीके के स्ट्रेस कंडीशन में है। क्या है? किसी तरीके के स्ट्रेस कंडीशन में है, मतलब या तो पानी की कमी है, तो इसलिए पानी बचाओ आंदोलन चालू कर दिया है भाई नेफ्रॉन्स में। ये जो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन DCT और CD करते हैं, ये कहाँ होता है? ये होता है हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। कहाँ होता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होता है, जिनका लूप ऑफ हेनले कहाँ तक जाता है? मेड्यूला में नीचे तक जाता है, डीप इनटू द मेड्यूला। कहाँ जाता है? डीप इनटू द मेड्यूला। अभी आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। तो अगर हम किसकी बात करें, अगर मैं यहाँ पर बीच में क्या बनाऊं, एक बैरियर बनाती हूँ या डिवीजन बनाती हूँ, तो हम क्या बात करेंगे? ये जो जगह है, DCT को अलग कर दो यहाँ से, DCT और CD को अलग कर दो यहाँ से। ये जो एब्जॉर्प्शन है DCT और CD का, ये तब ही होगा अंडर स्ट्रेस कंडीशंस या कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ये। और इस तरफ का जो है PCT का, लूप ऑफ हेनले का, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब का, ये सब क्या है? ये सब है हमारा रीएब्जॉर्प्शन, नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन आपका PCT में हो रहा है, क्योंकि PCT में से तो सब निकल रहा है ना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सारी चीजें निकल रही हैं। लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब में सिर्फ पानी निकल रहा है, असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ सॉल्ट निकल रहा है। तो मिनिमम किससे लिखे भाई? दूसरे कलर से लिखना है। मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में। कहाँ हो रहा है? लूप ऑफ हेनले में मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इतनी बातें याद रहेंगी। ये डायग्राम आपको याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें हमें समझ आ गई। ये हमारा बाहुबली डायग्राम पूरा रेडी हो चुका है, जहां पर आपको क्या सीखने को मिला है? ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन सीखने को मिला है। चलिए, अब हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन के बाद उसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो गया, नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, दोनों तरह के हमने रीएब्जॉर्प्शन पढ़ ली है। अब बारी आती है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की। किसकी बारी आती है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की बारी आती है, जिसमें क्या बोला गया है? जिसमें ये बोला गया है भैया कि अगर आपके पास ब्लड में कुछ खराबी रह जाती है, जैसे कि हमारे पास क्या रह जाता है? H+ आयंस ब्लड में ज़्यादा होता है या NH4 हमारे ब्लड में ज़्यादा होता है, तो उसको कहाँ दे दिया जाता है? उसको दे दिया जाता है हमारे यहाँ पर, थोड़ा सा मार्कर की बना ले पॉइंटर, दिखेगा नहीं तो आपको क्या बना दिया यहाँ पे, जो यहाँ पर है क्या सिक्रीशन होता है? यहाँ पर NH4+ का सिक्रीशन दे दिया जाता है। जो ब्लड वेसल्स, जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा चारों तरफ होती हैं, उसमें क्या होता है? हमारे पास ब्लड होता है। वो कहाँ से जाती हैं? ये इफरेंट आर्टरियोल से निकल के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज बनती हैं। क्या बोलते हैं उनको? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। मतलब वो कैपिलरीज जो ट्यूब्यूल के कहाँ है? पेरीफेरी में है, इसलिए उनको क्या बोला है?
ट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोला है। अब उन ट्यूब्यूलर कैपिलरीज में से अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो कहाँ दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा PCT में। कहाँ दे दिया जाएगा, PCT में दे दिया जाएगा। NH4 कहाँ दे दिया जाएगा, PCT में दे दिया जाएगा। और कहाँ दे दिया जाएगा, DCT में दे दिया जाएगा। DCT में क्या दे दिया जाएगा, देखो यहाँ पे जगह कहाँ मिल रही है, यहाँ बनाते हैं। चलो DCT में भी क्या दे दिया जाएगा, NH4+, और क्या दे दिया जाएगा, H+, और क्या दे दिया जाएगा, K+। ये सब क्या है, ये सब है हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। मतलब क्या, जो हमारी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं वो क्या वापस हमारी ट्यूब्यूल्स को देकर जा रही हैं। इतनी बातें समझ आ गई। चले एक बार थ्योरी पे, क्योंकि अभी बहुत सारा हो गया है यहाँ पर, एक बार थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, अब ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, जितना क्या बन रहा है, ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट बन रहा है, जो भी छन के आ रहा है वो ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन होता है। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मतलब आपकी ग्लोमर्यूलस में से होके 1100 से 1200 ml ब्लड निकल जाता है 1 मिनट में। ग्लोमर्यूलर कैपिलरीज नैरो होती हैं दैन द एफरेंट रीनल आर्टरीज, ये तो हमने आपको बताया ही था। तभी तो क्या होता है, प्रेशर लगता है बाहर, ग्लोमर्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है बाहर कि भाई बाहर जाओ, फिल्टर हो, वॉल्यूम कम करो यहाँ पे, क्योंकि मैं क्या हूँ, सक्रिय जगह हूँ। क्या हूँ, सक्रिय जगह हूँ। इसलिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए जो ब्लड प्रेशर होगा एकदम से क्या होगा, अगर इतनी बड़ी गली में से अगर आपको जाना पड़े एकदम सक्रिय गली में, तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर प्रेशर नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, वॉल्स पे प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्स पे यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, वॉल्स पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये दिख रहा हो, NH+, NH4+। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कलर दिखेगा नहीं, राइट। NH4+, NH+, यहाँ पे भी ये NH4+ है। H+ आयंस ट्यूबुलर रीसिक्रीशन में जा रहे हैं और K+ आयंस रीसिक्रीशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर भीड़ है, यहाँ पर काफ़ी सारा ब्लड आ गया, क्या हो गया, ये काफ़ी सारा ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल्स में से आ रहा था। काफ़ी सारा ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल्स में आया, लेकिन जब वो जा रहा था तो ये जो ग्लोमर्यूलर कैपिलरीज है ये क्या हो गई, सक्रिय हो गई। तो इनमें क्या हुआ, बहुत सारे ब्लड को जाने की वजह से इन ग्लोमर्यूलर कैपिलरीज पे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। सो दैट देयर इज कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमर्यूलस में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, वाटर जो है, बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस है, वाटर डिजॉल्व सब्सटेंसेस from the blood are filtered into the lumen of Bowman's capsule through its walls. Glomerular filtrate लेकर आता है बहुत सारा पानी। ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट में क्या होता है, काफ़ी सारा पानी होता है, डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन सी एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड फ्लो करता है इनटू इफरेंट रीनल आर्टेरियोल्स। अब ब्लड कहाँ आ जाता है, यहाँ से क्या, ये तो ग्लोमर्यूलर आर्टरीज हो गई, यहाँ से क्या हुआ, ये ग्लोमर्यूलर आर्टरीज हो गई, ये मान लो ये ग्लोमर्यूलस हो गया, वापस कहाँ चला गया, ये क्या था, ये एफरेंट आर्टेरियोल था। अब ब्लड यहाँ से छनकर कहाँ आ गया, इफरेंट आर्टेरियोल में आ गया। कहाँ आ गया, इफरेंट आर्टेरियोल में आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्लड फ्लोज इनटू इफरेंट रीनल आर्टेरियोल्स। ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट और ब्लड प्लाज्मा बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो अगर हम बात करें कि जो ब्लड का प्लाज्मा होता है जिसमें कितना सारा पानी होता है, ब्लड प्लाज्मा में कितना सारा पानी होता है, राइट। और उसके बाद में 90 to 92% पानी होता है। ठीक है, पानी के साथ में सारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉम्पोजिशन होता है, सारे प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट की बात करें, ग्लोमर्यूलर
फिल्ट्रेट की बात करें तो वो क्या होता है, डीप्रोटीनाइज्ड ब्लड प्लाज्मा। मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में से माइनस कर दो क्या, प्रोटीन्स को, क्या घटा दो, प्रोटीन्स को अगर हमने रिमूव कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाएगा। क्योंकि क्या नहीं होता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के पास में, प्रोटीन्स और फैट्स नहीं होते हैं, ठीक है। 15 से 25% पानी जो होता है और सॉल्यूट्स होते हैं वो ब्लड में से बाहर निकाल लिए जाते हैं, दैट फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस। क्या, दैट फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस। ये क्या है, ये है हमारा फ्रैक्शन, फिल्ट्रेट फ्रैक्शन। याद आया, फिल्ट्रेट फ्रैक्शन पढ़ा था हमने। So quantity of glomerular filtrate formed each minute in all nephrons of both kidneys is called glomerular filtration rate। ये भी हमने देख ली कि नहीं देख ली, ठीक है। उसके बाद में एक नॉर्मल पर्सन में 125 ml पर मिनट बनता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इसको अगर हम अलग तरह से एक्सप्रेस करें तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी, 180 लीटर होगी। भाई इनको बताओ, हम ये पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके, ठीक है। तो ये आपके पास एक डायग्राम में लेकर आई हूँ जहाँ पर लिखा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या करता है, प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट होता है ब्लड का, राइट। अब ये क्या है, रीनल कॉर्प्यूसेल है, ब्लड आया यहाँ से, ये चला गया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। फिर पीसीटी में क्या होता है, ट्यूब्यूलर रिब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सारे जो काम की चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट्स होता है, वो सब वापस किसको दे दी जाती हैं, ब्लड को दे दी जाती है, क्योंकि वो हमारी शरीर के काम आएंगी। ट्यूब्यूलर रीसिक्रीशन वापस पेरीट्यूब्यूल में, सॉरी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डीसीटी में वापस किसको भेज दिया जाता है कि भाई तू जा, मेरे को तू नहीं चाहिए, किसको, H+ आयंस को, NH4 आयंस को और K+ आयंस को भेज दिया जाता है। क्योंकि ट्यूब्यूलर रीसिक्रीशन का काम किस में आएगा, pH ऑफ ब्लड मेंटेन करने में है, pH ऑफ ब्लड मेंटेन करने में है। सो वाटर कंजर्वेशन क्या है, रिमूव्स वाटर फ्रॉम द यूरिन एंड रिटर्न्स इट टू ब्लड, सो कॉन्सेंट्रेट्स वेस्ट, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, रीनल ट्यूब्यूल में हो रही हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा डायग्राम था। अब हम आ गए हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है, 3 इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक मैकेनिज्म्स है। क्या है 3 इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक मैकेनिज्म्स, प्रोवाइड ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक होता है मायोजेनिक, मतलब मस्क्यूलर, जिसमें क्या होता है, इंक्रीज करते हैं हम ब्लड प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं। तो क्या हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियोल की दीवारें खिंचेंगी, ज्यादा जगह बनेगी। ज्यादा जगह बनने से क्या होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज्यादा फिल्ट्रेशन होएगा। सो व्हेन द वॉल्स ऑफ आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट, अब जब आर्टेरियल की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो डायमीटर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एंड दैट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड। कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, दूसरा मैकेनिज्म होता है हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। क्या आपको याद है कि वो एक एरिया होता है जहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके साथ में लगी होती है, एफरेंट या ईफरेंट आर्टेरियोल के साथ में लगी होती है। और जो वो रीजन होता है जहाँ पर डीसीटी कांटेक्ट में आती है, उस जगह के सेल्स किससे कांटेक्ट में आती है, एफरेंट या ईफरेंट आर्टेरियोल्स के कांटेक्ट में आती है। उस जगह के सेल्स क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। इस जगह के सेल्स क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। आर्टेरियोल में भी जो यहाँ के सेल्स हैं उनमें क्या होता है, रेनिन के क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होता है, रेनिन के क्रिस्टल्स होते हैं। ये जो डेंस एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। याद आया क्या बच्चों, तो ये जो रेनिन के क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो ये रेनिन के क्रिस्टल्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन को किस में बदल देते हैं, एंजियोटेंसिन में बदल देते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये जो इसके साथ साथ में और क्या एक्टिवेट होता है,
एल्डोस्टेरॉन जो कि क्या करता है, सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ये बातें याद आ रही हैं? तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या करता है, सिक्रीट करता है एंजाइम्स लाइक रेनिन जो कि क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को। और ब्लड प्रेशर अगर आप ये मॉड्यूलेट कर सकते हैं तो ये क्या मॉड्यूलेट कर सकते हैं कि किडनीज में कितना ब्लड आएगा, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कम ब्लड आएगा तो कम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो दूसरा मैकेनिज्म ये हो गया। तीसरा मैकेनिज्म हुआ जो नर्व्स हैं, जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं हमारी, वो हमारे रीनल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। तो व्हेन एक्टिवेटेड द नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, नर्व फाइबर से कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है रीनल आर्टरीज में। रीनल आर्टरीज में अगर कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, अगर उनका क्या हुआ, वो सक्रिय हो गई, उनका डायमीटर छोटा हो गया, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, कम होएगा। ब्लड फ्लो कम होएगा, डिक्रीज इन रीनल फ्लो, ब्लड कम जाएगा किडनीज को, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। इतनी बातें समझ आ गई। अब हम आते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन पे। अभी हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ा। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में बाउमन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो आता है और कहाँ जाता है, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, सेलेक्टेड मटेरियल्स, किस किस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड ऑफ पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। किस किस का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, किस में जा रहा है, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा में जा रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। रीएब्जॉर्प्शन में दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसमें एनर्जी भी लगती है और जिसमें एनर्जी नहीं लगती है। किस किस में एनर्जी नहीं लगती है, पानी में एनर्जी नहीं लगती, पानी में एनर्जी लगती है, नहीं लगती, वाइटामिन्स में नहीं लगती एनर्जी, राइट। तो ये सब कैसे हुए, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, किसका होता है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन उनका होता है जिनको वापस से एब्जॉर्ब करने में माइटोकॉन्ड्रिया से बनाई हुई एनर्जी लगती है। कौन है, जैसे कि अब इसमें कौन कौन आएगा, ग्लूकोज का, राइट, अमाइनो एसिड्स का, सोडियम का, क्लोराइड का, आयंस का, क्या होएगा, इन सब का क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाउमन्स कैप्सूल में किसकी तरह होता है, ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है। सिर्फ क्या नहीं होता, प्लाज्मा प्रोटीन्स, फैट नहीं होता, इसलिए वो कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। भैया इनको बोलो, ये सब अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो पीसीटी में जो आपके पास फिल्ट्रेट है वो आपके ब्लड के ऑस्मोलैरिटी से मैच करता है। इसलिए जब दोनों की ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर है तो कंडीशन कैसी होगी, आइसोटोनिक होगी। अब आपको समझ आया कि मैंने उस क्लास में इतना ज़्यादा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्यों पढ़ाया था। चलो, तो ये हम सब कर चुके हैं, ये हम डायग्राम सारा बना चुके हैं, ठीक है, राइट। अब हम आ जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहां पर क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। So about 60 to 65% of glomerular filtrate is normally reabsorbed। ठीक है, मान लो आपके पास 100 ml आया, 100 ml में से क्या हो रहा है, 60 to 65 ml वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, क्या कर लिया जाएगा, वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, बिफोर रीचिंग द लूप ऑफ हेनले, मतलब लूप ऑफ हेनले में जितना हमने एब्जॉर्ब किया है, जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से आया है उसका सिर्फ 30 या 25% ही बचेगा जो लूप ऑफ हेनले में जाएगा। कौन कौन रीएब्जॉर्ब हो रहा है देख लो, ग्लूकोज लिखा था हमने, अमाइनो एसिड्स लिखा था, वाइटामिन में हमने वाइटामिन स्पेशली कौन सा लिखा था, एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब वाइटामिन सी लिखा था, हार्मोन्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट्स, मच ऑफ वाटर एंड सम यूरिया, कुछ यूरिया भी फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड, कौन एब्जॉर्ब नहीं होता, सल्फेट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, क्रिएटिनाइन एब्जॉर्ब नहीं होता है, सोडियम पोटेशियम रीएब्जॉर्ब होते हैं, किससे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से।
किससे? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और हाथ पकड़ के कौन जाएगा? सोडियम का ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। तो वो कैसे होंगे? रीएब्जॉर्ब बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Water is reabsorbed by osmosis. Chloride ions, urea and other solutes are reabsorbed by diffusion. Filtrate isotonic to blood plasma. किसका filtrate? किसका filtrate isotonic to blood plasma? PCT का filtrate। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेले में, नीचे आ रहे हैं, जो कि कहती है क्या? सॉल्ट्स के लिए दरवाजा बंद। सिर्फ किसके लिए खुला होगा? पानी के लिए। फिल्ट्रेट क्या होगा? फ्लोज इन इट। फिल्ट्रेट आया कहां से? पीसीटी से नीचे आया। पानी रीएब्जॉर्ब हो गया क्योंकि ऑस्मोलैरिटी, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये हम कहाँ पढ़ेंगे कि इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा हुआ? जब आपका ये लूप ऑफ हेनले था। जो लूप ऑफ हेनले है, इसके बाहर, इसके जो बाहर का जो ये जगह है, राइट, इसके बाहर का जो जगह है, जिसको हम बाद में आगे जाके बोलेंगे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। क्या बोलेंगे? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम बोलेंगे। इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से बाहर क्या निकल के आ रहा है? सारा पानी निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? सारा पानी निकल के आ रहा है। H2O 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 निकल के आ रहा है। तभी यहाँ पे 300, 400, 600, 800, 1000 और यहाँ पर आकर आपकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है 1200 मिली ऑस्मोल। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम ये कह रहे हैं कि सोडियम और जो दूसरे सॉल्यूट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते डिसेंडिंग लूप में। सोडियम और दूसरे सॉल्यूट सॉल्ट्स यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। सारा पानी कौन? सारा पानी जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, सारा पानी खींच लेता है। तो जहाँ पर सेल पिचक जाता है बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से, उस कंडीशन को हम क्या बोलते थे? हाइपरटोनिक कंडीशन, राइट। तो इसलिए आप वो वाला वीडियो दोबारा देखकर आएंगे अगर आपको ये समझ नहीं आया, या फिर आपका जवाब था अगर हाइपोटोनिक, तो जिस बच्चे का जवाब था ना, अपनी सीट पे खड़े हो जाओ, क्योंकि ये मैंने आपको तब इसलिए बताया था कि सेल पिचक जाएगा अगर उसके बाहर ज्यादा सॉल्ट्स होंगे। यहाँ पे क्या हुआ? बाहर के इन्वायरमेंट में ज्यादा सॉल्ट्स हैं, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा है, तो पानी सारा कहाँ आ जाएगा? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इतनी बात समझ आ गई? तो क्या हुआ? जो फिल्ट्रेट है, द फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। अब असेंडिंग लूप की बात कर रहे हैं, मतलब यहां हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहां क्या हो रहा है? इट इज इम्परमेबल टू वाटर। बोला अगर डिसेंडिंग लिम्ब ने पानी को खोला और सॉल्यूट्स को बंद कर दिया, तो भाई सॉल्यूट्स के साथ, सॉल्ट्स के साथ इतनी नाइंसाफी हो गई, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? पानी तो सारा बाहर आ गया। अब पानी बाहर आ गया तो पानी के लिए कर दो दरवाजा बंद, ठीक है। अब हम किसके लिए दरवाजा खोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट्स के लिए। तो K प्लस आयंस, Cl माइनस आयंस, क्लोराइड आयंस, पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, ये क्या होते हैं? और अंदर आ जाते हैं। सब कहाँ आ जाते हैं? यहाँ से क्या हो जाते हैं? सब बाहर जाने लग जाते हैं। तो किसके लिए दरवाज़ा खुल गया? सोडियम के लिए, क्लोराइड माइनस के लिए, पोटेशियम के लिए, और क्या है यहाँ पे? मैग्नीशियम के लिए, राइट, और कैल्शियम के लिए। सब रीएब्जॉर्ब हो गए। क्या हो गए? रीएब्जॉर्ब हो गए। थिक असेंडिंग लिम्ब में, लूप ऑफ हेनले में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आर रीएब्जॉर्ब। क्योंकि थिक है, थिक है तो मोटे क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। क्या होंगे यहाँ पे? क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, जिनके पास क्या होगी? थोड़ी सी माइक्रोविलाई होगी। अब जो फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक बन गया। क्यों हाइपोटोनिक बन गया? क्योंकि सारा क्या हो गया? सारा सॉल्ट्स यहाँ चले गए। सारे सॉल्ट्स क्या हो गए? यहाँ चले गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाइपोटोनिक हो गया। क्या हो गया? हाइपोटोनिक हो गया ब्लड प्लाज्मा के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर तो कोई एब्जॉर्प्शन होता नहीं है। यहाँ पर तो देयर इज एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। किसका? सोडियम आयंस का, फ्रॉम द फिल्ट्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन।
जब किसने एक्टिव किया था एल्डोस्टेरॉन, रेनिन वाला रिएक्शन याद है, एल्डोस्टेरॉन एक्टिव हो जाता है तो एल्डोस्टेरॉन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, सॉरी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कौन एक्टिवेट करता है, एल्डोस्टेरॉन। कौन एक्टिवेट करता है, फ्रॉम डीसीटी, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीटेड बाय द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स, राइट। अब क्लोराइड आयंस क्या है, ये भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। वाटर भी रीएब्जॉर्ब होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों कर रहे हैं, ये सारा मैकेनिज्म कब हो रहा है, अंडर स्ट्रेस कंडीशंस। मतलब क्या हो गई है, पानी की कमी हो रही है इसलिए पानी को बचाना है, तो क्या स्ट्रेस कंडीशंस में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है, आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि क्या बोल रहा है, पानी बचाओ पानी बचाओ, पानी को बाहर यूरिन में मत जाने दो। So this makes the filtrate isotonic to blood plasma। वापस क्या हुआ, DCT में, जैसे PCT में क्या था, आइसोटोनिक था, DCT में फिर से आइसोटोनिक हो गया, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट में कहाँ से आ रहा है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में से आ रहा है फिल्ट्रेट, एंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये रीएब्जॉर्प्शन फिर से स्ट्रेस कंडीशन में होता है, फिल्ट्रेट बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में, जैसे ही क्या होता है, इन ट्यूब्यूल से सारा फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डीसीटी से होकर जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, इसका नाम परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्या होता है, नाम का परिवर्तन हो जाता है, और अब हम इस फिल्ट्रेट को क्या बुलाएंगे, यूरिन बुलाएंगे, क्योंकि ये कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है। Where further reabsorption of water take place. Now the filtrate becomes more concentrated. ज़्यादा salts हो गए, पानी तो सारा निकाल लिया, पानी तो सारा निकाल लिया, तो क्या होगा, अब जैसे ही ये क्या होगा, ये पूरी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जा रही है, मेड्यूला में जा रही है ना, किस में खुलेगी, रीनल पैपिले में, रीनल पैपिले से कहाँ, सॉरी ये कलेक्टिंग डक्ट पहले किस में करेगी, दूसरी कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ेगी, बड़ी कलेक्टिंग डक्ट बनेगी डक्ट ऑफ बेलेनाई, और डक्ट ऑफ बेलेनाई कहाँ खुलेगी, रीनल पेल्विस में, फिर कहाँ खुलेगी, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस एंड यूरेटर, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम कलेक्टिंग डक्ट में नीचे आ रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट में जब आप नीचे आते हो, पानी एब्जॉर्ब होता जाता है, पानी एब्जॉर्ब होता जाता है, तो यहाँ पे फिर से 300 मिली ऑस्मॉल से 400 मिली ऑस्मॉल, 600 मिली ऑस्मॉल, 800 मिली ऑस्मॉल, 1000 मिली ऑस्मॉल से 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी आ जाती है। तो यहाँ से कौन निकल रहा है, यूरिन। यूरिन की क्या है ऑस्मोलैरिटी, 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। तो जो यूरिन है वो ब्लड से 4 टाइम्स ज़्यादा उसकी ऑस्मोलैरिटी है, किससे, ब्लड से 4 टाइम्स ज़्यादा उसकी ऑस्मोलैरिटी है। Filtrate becomes more concentrated which makes the filtrate hypertonic to blood plasma। क्योंकि इसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, सारे सॉल्ट्स का हो गया, पानी तो सारा बाहर चला गया। So entire duct is permeable to water, considerable amount of water is reabsorbed under the influence of ADH, sodium is reabsorbed in the collecting duct under the influence of aldosterone, ठीक है। The filtrate is now called urine। अब filtrate को क्या बोल रहे हैं, यूरिन बोल रहे हैं। यूरिन कैसा है, हाइपरटोनिक है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसका, ठीक है। सम सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सारे क्या होते हैं, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इनटू द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दे डू नॉट अपीयर इन द यूरिन। तो क्या होता है, यूरिन में अमाइनो एसिड और ग्लूकोज नहीं आना चाहिए। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में है, ज़्यादा मात्रा में जितना होना चाहिए, तो क्या है, डायबिटीज़ हो सकती है टाइप 2।
अमाइनो एसिड ज्यादा है, मतलब आपके शरीर से प्रोटीन बाहर जा रहा है। क्या जा रहा है? प्रोटीन बाहर जा रहा है। तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कहाँ पर? डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये सब सब्सटेंसेस क्या है? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस हैं। रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस का क्या है? उसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, जिसमें कि वो टोटली रीएब्जॉर्ब हो सके फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर मान लो ग्लूकोज की जितनी मात्रा ब्लड में होनी चाहिए थी उतनी है, तो ग्लूकोज को वापस से एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। ग्लूकोज को कहाँ जाने दिया जाएगा? यूरिन में जाने दिया जाएगा। ठीक है। द रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज इज अबाउट 180 मिलीग्राम पर 100 ml। हर 100 ml ब्लड में 180 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। अगर ये मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लूकोज कहाँ आने लगता है? यूरिन में। और इसको हम क्या बोलते हैं? मधुमेह, डायबिटीज 2 टाइप 2। ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूब्यूलर रीसेक्रेशन की। इसमें से क्या होता है? ब्लड में से सब्सटेंसेस को या सॉल्यूट्स को रिमूव किया जाता है, जिसमें कि NH4+ को रिमूव करा जाएगा, K+ को रिमूव करा जाएगा और H+ आयंस को रिमूव करा जाएगा, जो कि पीएच का, ब्लड का पीएच कम कर सकती है, एसिडिक कर सकती है। इसलिए इनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब बाहर निकाल दिया जाता है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपकी यूरिन में ज़्यादा होता है। इसलिए जो आपका यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि उसका पीएच क्या होता है? 6 के करीबन होता है। जबकि आपका ब्लड का पीएच हमने क्या पढ़ा था? 7.4 के करीब पढ़ा था, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन। याद आ रहा है? ठीक है। तो जो सेल्स है रीनल ट्यूब्यूल के, वो रिमूव ही नहीं करते सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेट से, बाय द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन रिमूव भी करते हैं, साथ में वापस उनको भेज देते हैं ब्लड कैपिलरीज में। बट क्या करते हैं? एक्सक्रीट भी करते हैं एडिशनल वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द फिल्ट्रेट बाय प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन। So tubular secretion is the opposite of tubular reabsorption. क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, पिगमेंट्स जैसे कि पेनिसिलिन, पिगमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? आपके यूरिन को कलर मिलता है। क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम या यूरोबिलिन, राइट। तो बाइल पिगमेंट्स, ड्रग्स क्या हो गए? एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन आर एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट। छान के खून उसको वापस देके जाता है ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस, ये भी सिक्रीट होते हैं। यूरिया भी फिल्ट्रेट से कहाँ आ जाता है? डिफ्यूजन से इनटू थिन सेगमेंट्स, इन द थिन सेगमेंट्स ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, राइट। ये अभी आप पढ़ोगे, ये अभी आप यूरिया कहाँ देखोगे कि वापस आ रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में? ये आप देखोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में, काउंटर करंट मैकेनिज्म में, जहाँ पे क्या होगा? यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाएगा, राइट। क्या बढ़ाया जाएगा? यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाएगा। पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, HCO3- आयंस, राइट, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सब दे दिए जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इनटू द फिल्ट्रेट इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैक्सिमम हाइड्रोजन सिक्रीशन अकर्स इन दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइड्रोजन आयंस का सिक्रीशन होता है वो कहाँ होता है? PCT में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। Removal of hydrogen ions and ammonia from the blood in PCT and DCT helps to maintain the pH of the blood। क्या मेंटेन करते हैं? ब्लड का pH मेंटेन करते हैं between 6 to 8। So pH of the blood is usually 7.4, right? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो होता है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसमें? इन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनीज में। बट इन एनिमल्स जैसे कि मरीन फिशेज में, डेजर्ट एम्फीबियंस में, जिनके पास नेफ्रॉन्स में क्या नहीं होता? ग्लोमेरुलाई नहीं होता, उनका यूरिन किससे बना होता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से बना होता है। क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? उनके पास वेल डेवलप्ड ग्लोमेरुलाई नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? उनके पास में कलेक्टिंग डक्ट नहीं होगी। तो जो भी ट्यूब्यूलर क्या आया? सिक्रीशन आया, उससे बन गया ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन एंड मिनरल
आयंस। किडनीज एक्सक्रीट अबाउट, कितना यूरिन बनता है हमारा दिन में? 1 से 1.5 लीटर के बीच में हम प्रतिदिन यूरिन बनाते हैं। तो अब आपको आज समझ आया पूरा क्या हमने करा? हमने सारा पढ़ा कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या हमने पढ़ा कि यूरिन को कैसे बनाया जाता है, कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है, सबसे पहले कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर जो फिल्ट्रेट आया वो तो क्या बिना दिमाग के सब कुछ लेकर आ गए हम। अब उसमें से हमारे पास इतनी सारी काम की चीज़ें, हमारा ग्लूकोज, हमारा अमाइनो एसिड, हमारे वाइटामिन, इतने सारे हमारे आयन्स है, सब हमारे को ज़रूरी होते हैं, उनको वापस लिया जाता है, जिसको बोलते हैं दूसरा स्टेप ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। और कई बार क्या होता है जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा होता है तो उसमें कुछ ऐसी ब्लड में चीज़ें रह जाती हैं जो कि क्या होता है ब्लड के पीएच को एसिडिक बनाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस, राइट। तो इन सबको कहाँ डाला जाता है? वापस फिल्ट्रेट में डाला जाता है, जिसको बोला जाता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो इतनी बातें समझ आई आपको या नहीं आई? इतनी बातें समझ अगर आ गई हैं तो आपकी बॉडी की तरह आपको भी यूरिन फॉर्मेशन आ गया है। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए मैकेनिज्म के साथ में, जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये आप पढ़ोगे कि कैसे जब आप कम पानी पीते हो आपका शरीर कितना स्ट्रगल करता है यूरिन फॉर्म करने में। मतलब जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो तो आपका जो शरीर है कितनी मेहनत करता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में, उसमें से पानी बचाने में। तो अगला क्लास में हम मिलेंगे और जानेंगे पानी पीने की, ज़्यादा पीने की आवश्यकता को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।